हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन गुरु पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ की एसएसटी की जो भूगोल की किताब है उसका जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे उसका लास्ट मतलब पहले अध्याय में जो 2 वीडियो हम बना चुके हैं उसका तीसरा पार्ट हम आज देखेंगे। इसमें हम जो लास्ट के जो पार्ट छूट गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए ही हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले हिस्से में जो चीज़ें पढ़ी थी वो क्या क्या थी, तो वो चीज़ें थी आपका कि स्थिति क्या है भारत की और भारत का आकार क्या है। स्थिति में हमने जान लिया था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, भारत की याम्योत्तर रेखा क्या है, और उसके आकार में उसका क्षेत्रफल पढ़ लिया था, कौन सी जगह से याम्योत्तर रेखा गुजरती है, कितने अक्षांश पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि भारत तथा विश्व, यानी भारत का विश्व में कहाँ कहाँ पे क्या क्या योगदान है, या विश्व के देशों से क्या प्राचीन काल से लेके अब तक क्या क्या उसके संबंध रहे हैं, और भारत का कैसे व्यापार होता था, कौन कौन से राज्य, क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें पहली लाइन है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब इतनी चीज़ें समझ लेते हैं कि ये है क्या। यानी भारत का जो भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम का विस्तार है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसको हम मैप में देख लेते हैं एक बार कि ये देख लीजिए, पूरा विश्व का मैप हम देख लेते हैं, जो विश्व का नक्शा है। अब देखिए, ये जो एशिया महाद्वीप है ये आपका एशिया महाद्वीप है, और इसमें हमारा प्यारा भारत देश हो गया पीले रंग में। अब ये देखिए, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, तो भारत इसका दक्षिणी और पूर्वी विस्तार है। और हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, और चूंकि भारत इसके मध्य में है तो इसको भारत को उसके केंद्र में स्थापित करता है, यानी केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है किसके, हिंद महासागर में। और इसी कारण से हिंद महासागर का नाम को है हिंद, यानी भारत को एक हिंदुस्तान जैसे बोला जाता है। सिंध नदी, तो जो उधर से अरब लोग आए या जो विदेशी आए तो उन्होंने सिंध से हिंद और हिंदुस्तान नाम भारत का पड़ा, तो उसी से भारत के ही नाम पे हिंद से हिंद महासागर उसका नाम पड़ गया। किसके कारण, भारत के कारण। तो दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जिसका नामकरण किसी देश के नाम से हुआ, यानी देश के नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई भारत की स्थिति के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। यानी जो भारत का जो दक्षिण का पठार है, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जो हमने आपको पहले ही समझा दिया। अब एक चीज़ आप पढ़ेंगे, देखेंगे लिखा है क्या है आप जानते हैं। अब इसमें लिखा है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई। अब कैसे कम हो गई, इसको हम थोड़ा जानेंगे, वो भी कैसे, मैप के माध्यम से, यानी जो एटलस है इसके माध्यम से। अब देखिए, ये एटलस है, और हम एटलस को थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर देखते हैं कि आपको एटलस में दिखाई दे रहा है कि ये भारत देश है। अब ये यूरोप है, दिख रहा है। अगर पहले, यानी कह रहा है कि 1869 में स्वेज नहर बनी। अब स्वेज नहर कहाँ है, कैसे, अभी मैं उसकी स्थिति बता रहा हूँ। लेकिन पहले देखिए, अब चूँकि पहले नाव से व्यापार होता था, तो अब यहाँ सब देखिए, जहाँ बीच में स्थान आ गया तो नाव स्थल पे तो जाएगी नहीं। तो अगर यूरोप से किसी को भारत में व्यापार के लिए आना पड़ता, तो यूरोप ये है, तो यहाँ से ऐसे 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 आना पड़ता उसको, यानी ऐसे इतनी दूरी उनको तय करनी पड़ती है। जैसे पुर्तगाल का भारत में सबसे पहला जो यूरोपीय आया था, कौन सा आया था, वो था वास्को डी गामा। वो आया था कालीकट, ये दक्षिणी तट पे है, तो वो पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल देश यहाँ है, उसने यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ तक आया। लेकिन जब
और वो 1498 में आया था। लेकिन 1869 में क्या हुआ कि सुएज नहर बन गई। तो सुएज नहर बनने से क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कैसे? ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा सा, ये यहीं पे कौन सी नदी बनी, कौन सी नहर बनी? सुएज नहर। यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ पे बनी सुएज नहर। ये जो समुद्र है इसे बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर। तो इसे भी नोट कर लेंगे आप, ये भूमध्य सागर है, ये वाला। अब यहाँ से अब जब सुएज नहर बन गई, यानी इसे काट के यहाँ पे नहर का विकास कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, अब किसी को यूरोप से या भारत के लिए आना होता तो वो सीधे सपोज कर लो यहाँ है, तो यहाँ से भूमध्य सागर पार किया, सुएज नहर से होते 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 यहाँ भारत पहुँच आया। यानी उसको क्या, उसने कितना दूरी कम हो गई? 7000 किलोमीटर। यानी देखेंगे कैसे, अगर उसको यहाँ से आना है तो वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे आ गया। यानी पूरी दूरी जो पहले इतनी चलते थे, अब उनको 7000 किलोमीटर कम दूरी तय करना पड़ा। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो पतला सी जो स्थल खंड था, वहाँ पे सुएज नहर का विकास कर लिया गया। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि सुएज नहर कहाँ पे है। सुएज नहर यानी मिस्र जिसे आप जानते हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप में है, वहाँ पे है सुएज नहर का विकास हुआ है। और अब यूरोप और भारत से उससे व्यापार करने में 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। ये तो आप जान गए। अब चलते हैं आगे। ये मैप है, ये हाँ, अब इसमें बस कहानी बता रहे हैं कि भारत का विश्व के देशों से संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी भारत में जो विदेशी लोग आते थे तो मोस्टली सबसे पहले समुद्र मार्ग से नहीं, क्योंकि उनको बहुत दूर चलना पड़ता था, तो वो हिमालय के से होते हुए आते थे। जैसे आप पढ़ेंगे सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो वो हिमालय, क्योंकि पर्वतों के बीच में जो दर्रे होते हैं वहाँ से वो आक्रमण करते थे। तो संबंध तो पुराना है, लेकिन वो स्थल मार्गों से था। यानी उत्तर पूर्वी दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जैसे फायान है, ह्वेनसांग है, ये सब जो आया ये उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों से दर्रे से होकर ही आए। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। अब क्योंकि समुद्र में किसको पता कि इतने दूर समुद्र के बाद कोई स्थल होगा या कोई खंड होगा, ऐसे जाएगा। और समुद्र में जाने पे लोगों को डर भी रहता था कि डूब सकते हैं। स्थल पे ऐसा डर नहीं था, इसलिए लोग प्राचीन काल में स्थल मार्ग से चलना पसंद करते थे। ये आपने समझ लिया। अब इन मार्गों में प्राचीन समय से वैचारिक और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। यानी जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वो इन्हीं मार्गों से होता था। अद्भुत संपर्क था। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतत्व कहानियाँ, आर्थिक दशमलव प्रणाली विभिन्न भागों में पहुंच सके थे। यानी दुनिया के भागों में जो रामायण की कहानियाँ हैं, जैसा आप जानते होंगे, और पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उपनिषद के बारे में जो दुनिया वालों को पता चला, यूनानियों को पता चला, ऐसा घोड़ों को पता चला, वो कैसे, वो स्थल मार्ग से आए, भारत के साथ भारत आक्रमण किया, कुछ स्थल उन्होंने जीत लिया, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज के साथ उनका मिलना जुलना हुआ और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। और ये चीज़ें ये लोग इन्हीं मार्गों से भारत से दूसरे देशों में व्यापार के लिए ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। और फिर क्या हुआ कि ऐसा नहीं, वो जब उन्होंने भारत पे आक्रमण किया यूनानियों ने, तो उनकी जो कला है, यानी कि वो कैसे रहते थे, उनके घर कैसे बनाते थे, वो मंदिर कैसे बनाते थे, या उनके यहाँ जो मूर्तियाँ भगवान की होती थी वो कैसी होती थी, तो भारतीयों ने उनकी मूर्तियों से, उनकी कलाओं से वो चीज़ें सीखी और भारत की मीनार और गुंबदों पे इनका प्रभाव दिखता है। अब आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब ये क्या कह रहा है कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हमको पता है दक्षिण एशिया में, यानी सबसे दक्षिण में है, और चूँकि एशिया महाद्वीप में है इसलिए दक्षिण एशिया उसको कहा जाता है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। चूँकि ये पुराना डाटा है तो हम अभी इसके बारे में नई चीज़ें बताएंगे आपको कि अभी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आगे हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे यहाँ लिखा है ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात आपको क्या करना है?
ये बता रहे हैं कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बताइए। अब देखिए, अब ये तो हम मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। फिर बता रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों के 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब ये चीज़ें आप लोग इसे मैप से भी देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें आपको मैप के माध्यम से ही बता देता हूँ। तो चलिए एक बार चलते हैं मैप पे, उसके बाद फिर आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं और हमको आपको जो है जिन्हें पढ़ना चाहिए, एग्जाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत में है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है। उसके बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश। सबसे पहले कौन सा है, राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र, और फिर यूपी। ये 4 बड़े राज्य हो गए। सबसे नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे एमपी, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे यूपी। ये सबसे बड़े राज्य हो गए। और सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, तो सबसे छोटे राज्यों के बारे में हम जानते हैं। सबसे छोटा जो है वो है अपना लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा, इसका जो विस्तार है 32 वर्ग किलोमीटर ही है। सबसे छोटा कौन सा, लक्षद्वीप। फिर है चंडीगढ़। कौन सा, चंडीगढ़। ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका विस्तार बहुत छोटा है। इसके बाद है पुडुचेरी। क्या है, पुडुचेरी। और इसके बाद है दमन दीव। क्या नाम है, दमन दीव। यानी ये सबसे छोटे राज्य हैं। तो सबसे छोटे राज्यों में नंबर 1 पे कौन से हैं, लक्षद्वीप। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, वो है राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। अब चलते हैं कि ये देख लेते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी तटों पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं ताकि आसानी रहे। अब हम यही देख लेते हैं इसी चित्र में, नहीं तो यहाँ से बड़े वाले चित्र से देखते हैं, इसमें थोड़ा आसान रहेगा। हम आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं। ये हो गया, और छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, अब भारत में जो पूर्वी और पश्चिमी तट पे, तो देखिए ये भारत का पूर्वी तट हो गया, ये हो गया पश्चिमी। अब ये पूर्वी, यहाँ समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है। अभी देखिए पश्चिमी पे कौन से है, लक्षद्वीप है। पश्चिमी पे कौन सा है, लक्षद्वीप है। फिर दमन दीव और दादरा नगर हवेली है। दमन दीव, दादरा नगर हवेली है, ये है पश्चिमी तट पे। कहाँ पे, पश्चिमी तट पे। ये गुजरात, और ये गुजरात में दमन दीव और दादरा नगर हवेली है। इनको आप मैप में जब एटलस उठाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। अभी भी यहाँ पे कोई मैप है, उसमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, हाँ यहाँ पे इस वाले मैप में दे रहा है, तो हम इस वाले मैप को देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये हो गया, ये हुई ना बात। हाँ, अब देखिए ये लक्षद्वीप हो गया, ये दमन दीव हो गया, दादरा नगर हवेली, और ये दीव हो गया, यानी पश्चिमी तट पे हो गए। पूर्वी तट पे क्या हो गया, अंडमान निकोबार समूह और पुडुचेरी। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि जो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, वो एक जगह पे नहीं है। उसमें जो ज़िले हैं, एक देखिए ये है, उसमें एक है यनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ये पुडुचेरी का जो पुडुचेरी यानी करिकाल है, ये अपना तमिलनाडु में है। और एक माहे जिला है पुडुचेरी का, वो केरल में है। यानी 3 जो पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जो ज़िले हैं इसमें वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। इतना ध्यान रखिएगा। वो माहे जो है केरला में है, पुडुचेरी का और करिकाल कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में है, और यनम यहाँ आंध्र प्रदेश में है। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कि भारत में जो राज्य हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन की कहाँ कहाँ से बनती है।
तो ये भी चीज़ें हमें जान लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत में कितने राज्य मिलते हैं? देखिए, पहला आपका ये पाकिस्तान है। पहला पाकिस्तान से क्या मिल रहा है? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा पंजाब। चौथा जम्मू कश्मीर। अब चूंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में भी बांट दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में मिल रहा है और लद्दाख में मिल रहा है। तो यानी पाकिस्तान से कितने राज्य मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5। अभी कितने मिल रहे हैं? 5। पहले 4 थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो अब अगर अभी के पूछा जाएगा तो आप बताओगे 5 राज्यों में, 5 राज्यों से उसकी सीमा मिलती है। आपको किसी एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, लोगों के दिमाग में नहीं होता है। और आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप 10वीं में, 9th में पढ़ रहे हो, 10वीं में या कहीं भी आगे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा हम पढ़ते हैं चीन के साथ। तो चीन का जो है, चीन के साथ जो भारत के मिलते हैं राज्य, उसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है, ये चीन इधर से है, अरुणाचल प्रदेश। फिर आपका उसके साथ, चीन के साथ एक और जो राज्य मिल रहा है, उसका नाम सिक्किम है। भारत का ये वाला हिस्सा सिक्किम है। फिर आपका जम्मू कश्मीर है। फिर ये हिमाचल हो गया और उत्तराखंड। ये राज्य जो है, इनकी चीन से सीमा मिलती है। तो ये हो गए 5, यानी चीन से। आप मैप में देख के समझ सकते हैं कितने राज्यों की चीन के साथ सीमा मिलती है। अब अगले पे हम आते हैं कि नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा मिलती है। अब देखिए, आपका ये नेपाल हो गया, ये नेपाल हो गया जो वाला है। यहाँ इसकी सीमा किससे मिल रही है? उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, और इसके अलावा किससे मिलती है? ये जो सिक्किम है, सिक्किम से, और थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल से। तो नेपाल की सीमा कितने राज्यों से मिल रही है? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। ये चीज़ें मैं जितनी बोल रहा हूँ, आप देख के समझ भी रहे हैं, लेकिन आप इसे कहीं नोट भी कर लें। नोट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, या समझ लेंगे, क्योंकि मैप में तो हमने दिखा दिया सारी चीज़ें, हम जो यहाँ लिख भी रहे हैं, तो उसे आप कहीं ना कहीं नोट कर लें। या जो कुछ चीज़ें नहीं लिख पा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे आप नोट कर लें। अब इसके साथ हम आते हैं भूटान। यानी भूटान से भारत, चूँकि भूटान भी हमारे देश में तो है नहीं। अब देखिए, भूटान यहाँ पे है, तो भूटान से कितने देशों की सीमा मिलती है? तो भूटान से मिलेगी अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? ये देखिए, ये भूटान है, तो भूटान की सीमा मिल रही है अरुणाचल प्रदेश, चूँकि ये यहाँ से ऐसे मिल रहा है। इसके बाद इसको थोड़ा और बड़ा करके फिर आपको दिखाते हैं, ताकि आपको समझ आए। इसमें वर्ड्स थोड़ा नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि वो ब्लर हो रहे हैं ज़्यादा, हमने उनको जूम कर दिया है। लेकिन आप देखिए, ये भूटान है, तो यहाँ किससे मिल रहा है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश से मिल रहा है। दूसरा आसाम से मिल रहा है। किससे? आसाम से। इधर ये देखिए, ये चूँकि पश्चिम बंगाल ऐसे 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 जाता है, तो पश्चिम बंगाल से मिलेगा। और यहाँ सिक्किम, ये आपका जो सिक्किम राज्य है, ये लिखा गया है। यानी भूटान कितने राज्यों से मिल रहा? 4। 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और असम। 4 राज्य मिलते हैं किससे? सॉरी, भूटान से। अब हम आते हैं बांग्लादेश पे। यानी बांग्लादेश का भारत के कितने राज्यों से सीमा मिलती है? तो बांग्लादेश देख लेते हैं। ये है बांग्लादेश, इसका मिलती है पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेश की किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल से। उसके अलावा ये देखिए, ये यहाँ पे असम है, तो इसकी असम से भी मिल रही है, मेघालय से मिल रही है, त्रिपुरा से मिल रही है। कितने से हो गए? असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, और यहाँ पे ये मिज़ोरम जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये भी पश्चिम बंगाल का ही है, तो यहाँ पे मिज़ोरम से। तो कितने राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से मिलने में जो आपके हैं 5 राज्य मिलते हैं। पहला कौन है? असम,
फिर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये आप नोट करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। एक बार आपने मैप से समझ लिया चीज़ें तो बहुत ध्यान आएंगी। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश से मिलने 5 देशों से, बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के 5 राज्यों से मिलती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान करके याद कर लीजिए। अब हम अगला पढ़ेंगे म्यांमार। म्यांमार यानी कि जिसे पहले बर्मा कहते थे। अब म्यांमार की जो सीमा है वो 4 राज्यों से मिलती है। किससे? अरुणाचल, चूँकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है, ये मिल गया क्योंकि ये आपका म्यांमार है। फिर नागालैंड से मिल गया, मणिपुर से मिल गया, मिजोरम से मिल गया, 4 राज्यों से। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से कौन सी सीमा मिलती है? म्यांमार की। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। जैसा कि हमने आपको मैप में दिखा दिया कि भारत की सीमाएं किस किस देश से कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। अब दे रहा है कि दक्षिण में समुद्र हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। अभी इनके बारे में बताएंगे। यानी जो दक्षिण में हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं 2 हैं, श्रीलंका, मालदीव। इनसे भारत की सीधी सीमा नहीं मिलती, लेकिन समुद्री सीमा मिलती है, तो समुद्र के करीब हैं, इसलिए ये भी पड़ोसी देश माने जाते हैं। अब दे रहा, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब इनको थोड़ा हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। श्रीलंका, ये देखिए आपका हो गया श्रीलंका। तो अब हम थोड़ा इसे अच्छे से जूम कर लिया इसको, और हम देख रहे हैं कि इनकी स्थिति क्या है। अब देखिए कि आप देख रहे हैं मैप में, ये है श्रीलंका, ये है भारत। दोनों के बीच में जो जो रास्ता है यानी पतला सा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, जल संधि उसे बोलते हैं, संधि मतलब जोड़ना होता है, जल मतलब जल यानी पानी का, यानी समुद्र का ऐसा हिस्सा जो 2 स्थल खंडों को जोड़ता है। अब इसलिए क्यों? क्योंकि श्रीलंका स्थल खंड है, भारत स्थल खंड है, दोनों को जोड़ने वाला क्या है? ये छोटी सी जगह है, वो पाक, वो जो मतलब जो समुद्र का पतला सा हिस्सा है, बहुत सकरा हिस्सा है, उसे पाक जल संधि बोलते हैं। भारत और किसके बीच में? श्रीलंका के बीच में। और ये जो हिस्सा पूरा है जल का, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। तो ये भी जान लीजिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका की। तो ये आप समझ लीजिए। खाड़ी ऐसे जो समुद्री स्थल होते हैं जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा होता है। तो ये देखिए, पश्चिम में, पूरब में और इधर उत्तर और ये पूरब में, 3 ओर से ये घिरा हुआ है, इसलिए इसे खाड़ी बोलते हैं। इसलिए ये जगह जो हो गई मन्नार की खाड़ी हो गई। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं ये वाली जगह, क्योंकि इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, एक तरफ से केवल खुला है, दक्षिण की तरफ से, इसलिए इसे खाड़ी बोलते हैं। तो ये कौन सी खाड़ी जगह हो गई? मन्नार की खाड़ी। तो ये तो हो गया आपका श्रीलंका। दूसरा ये बता रहा है कि मालदीव। तो मालदीव देखिए कहाँ है? मालदीव भाई साहब यहाँ पे है, देखिए ये है मालदीव, ये है भारत। तो भारत हिंद महासागर में मालदीव है, और ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि 5 चैप्टर में बताया गया है। तो मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। तो मालदीव कहाँ पे? यहाँ पे स्थित है, और ये भारत यहाँ पे है। तो भारत जब भी मालदीव में कोई आपदा आती है तो भारत बहुत जल्दी सहायता लेके पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ केरल से बहुत कम दूरी पर है। अब हम थोड़ा ये और पढ़ लेते हैं
यहाँ पे कुछ नहीं है। ये चीज़ देख लेते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपनी एटलस में मानचित्र को देखो और भारत कैसे अलग दिखाई देता है ये बताओ। तो जो भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध बहुत अच्छे हैं। क्यों? भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध। भौगोलिक मतलब क्योंकि वो हम एक दूसरे से जुड़े हैं। अब जैसा कि आप पहले जानते हैं, पहले पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब भारत का हिस्सा थे। म्यांमार तक भी था, यानी जैसे बर्मा है वो भी पहले भारत का हिस्सा था। नेपाल और भूटान का भी ऐसा कोई, ये क्योंकि राजे हुए करते थे तो इनसे भी संबंध, तो ये दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। श्रीलंका तक भी भारत में बहुत सारे राजाओं ने प्राचीन काल में आक्रमण किया था, जिसे सिंघल द्वीप बोलते थे। तो इनका भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छा है, इसीलिए भारत का इनसे संबंध मधुर है। अब ये देखते हैं क्या आप जानते हैं। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। अब ये जो नीचे ये दिया गया है, इसे आप गूगल पे जाएंगे, MHRD भुवन ऐप डाउनलोड करके, या भुवन पोर्टल पे जाएंगे तो भुवन पोर्टल पे जो है आपको जो भारत का मैप से कैसे चीज़ें सीखते हैं वहाँ बहुत आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे मैं आपको मैप के माध्यम से चीज़ें समझा रहा हूँ तो हो सकता है आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ रही हों। तो ऐसे भुवन पोर्टल मैप आधारित जो है संसाधनों के बारे में, यानी भारत में कहाँ क्या मिलता है, कहाँ कोयला, कहाँ लोहा, ये चीज़ें हैं, पर्यावरण क्या है, विकास क्या है, इसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे नीचे आपके ये दिए गए हैं अभ्यास, तो आशा है आप इस अभ्यास को करिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक बताइएगा, इसके बारे में कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। अभी 9th का है, 10वीं 12वीं के लिए भी धीरे धीरे हम चीज़ें ले आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और अच्छे ज्ञान और कुछ नई चीज़ें समझते रहिए। धन्यवाद।